नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो सीटेट पास करते हैं उनमें वो कौन सी गलतियां होती हैं जो वो लोग नहीं रिपीट करते। एक कामयाब इंसान के लिए दो बातों का जानना बहुत जरूरी होता है कि कामयाब लोग क्या करते हैं और कामयाब लोग क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो आपको भी दोनों बातों का पता होना चाहिए कि जो सीटेट पास कर जाते हैं वो क्या करते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करते। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से एंड तक इस बात पर केंद्रित रहेगी कि जो सीटेट पास करते हैं वो कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करते, ताकि आप भी उस बात से काफी कुछ सीखो। और इस वीडियो के अंत में आपको यह बताऊंगा कि इस बात की क्या पहचान है कि क्या आप वो सारी गलतियां करते हैं या नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, एक एक सब्जेक्ट करके सारी बातों पर हम आएंगे। तो पहला जो पॉइंट है आप लोगों के लिए वो क्या है कि जो लोग मैथ को इग्नोर करते हैं, जो लोग गणित को नजरअंदाज करते हैं, वो अंत में फिर उनके साथ क्या होता है, वो अंत में कुछ ऐसे प्रश्नों को बहुत मुश्किल पाते हैं अपने सामने। लेकिन असल में बात क्या होती है कि इन प्रश्नों को एक तो पढ़ने में समय लगता है और उसके बाद इनको समझने में समय लगता है, इनको सॉल्व करने में समय नहीं लगता। अगर आपको इनको सॉल्व करने की ट्रिक्स पता हो जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैथ्स शॉर्ट ट्रिक नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 17-18 वीडियोस है, उसमें सारा सीटेट का मैथ्स आपका कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उन चीजों को आप देखें और मैथ्स को कभी भी नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हर रोज आपको कम से कम 1 घंटा या फिर 10 पेज जो है, दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो 1 घंटा दो इसे कम से कम, या फिर 10 पेज भरो किस चीज के, मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस के। अगर आप नहीं करते हैं तो अंत में जाके आपकी शक्ल भी इस बच्चे जैसे होने वाली है। अगर आप अपनी शक्ल ऐसी नहीं बनवाना चाहते तो आपको जरूर हर रोज 1 घंटा या 10 पेज मैथ्स के सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो ये हुई पहली गलती, ठीक, जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद दूसरी गलती क्या होती है कि आप लोगों ने यही नहीं देखा होता कि सीडीपी का सिलेबस क्या है। मतलब कि आप YouTube से, अच्छी बात है, आप किसी न किसी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका साथ दे रहा है, आपको समझा रहा है, आपका टीचर है। लेकिन क्या आपने अभी तक ये देखा है कि वो सिलेबस में से ही करवा रहा है या बाहर से करवा रहा है? कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजें बाहर से करवाई जाती हैं और पेपर में जाके पता चलता है कि वैसा तो कुछ आया ही नहीं। कुल मिला के आपको यह बताता हूं कि जो सीटेट है उसका सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग नया कंटेंट देने के चक्कर में आपको फिजूल का कंटेंट पढ़ाते रहते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। आपके पास कम से कम एक किताब जरूर होनी चाहिए, कम से कम एक किताब जरूर होनी चाहिए। किस चीज की? सीटेट की, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि एक पैटर्न क्या है। और एक और बात आपको बता देता हूं मैं, कभी भी एक ऐसी किताब मत लेना जिसपे सीटेट और एस्टेट एक साथ लिखा हो। ऐसी किताब आपको कभी नहीं लेनी है। आपको वो किताब लेनी है जिसपे सीटेट लिखा हो। क्यों? क्योंकि जो किताब सीटेट और एस्टेट को एक बराबर रख दे वो किताब ही सही नहीं होती। उस किताब को कभी भी रेफरेंस के लिए मत इस्तेमाल करना, यह बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी किताब मोटी बनानी होती है ताकि पैसे जस्टिफाई हो जाएं। एक पब्लिकेशन हाउस अगर 250 रुपए की किताब बेचता है तो उसे 250 पेजेस भी बनाने पड़ेंगे या 500 पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब उसके लिए वो अतिरिक्त कंटेंट छापने के लिए क्या करेगा, सीटेट के साथ एस्टेट को मिक्स कर देगा। मतलब सेंट्रल और स्टेट को मिक्स कर देगा, जो कभी होने नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ईवीएस की एनसीईआरटी को बिना आधार माने अगर आप अपना तैयार करोगे सिलेबस तो कभी भी आप सीटेट पास नहीं कर सकते। सीटेट जो है वो किस चीज के बेस पर होता है? ईवीएस में एनसीईआरटी के बेस पर ही आता है। सारे के सारे कंटेंट वाले प्रश्न, पूरे के पूरे 15 प्रश्न जो होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो सेम चीज आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ईवीएस एनसीईआरटी
एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी और एक हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को जाकर शुरू से लेके अंत तक देखना। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको तकरीबन 35 वीडियोस मिलेंगी और हिंदी वाली में आपको तकरीबन 25 वीडियोस मिलेंगी। वीडियोस के नंबर को ना देखते हुए इस बात पे भरोसा रखना कि दोनों में कंटेंट बराबर का है। ठीक, ऐसा नहीं है कि 35 वीडियो है तो इसमें ज्यादा है, 25 वीडियोस हैं तो इसमें कम है, दोनों में बराबर कंटेंट है, लेकिन लैंग्वेज अलग है, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को आसानी रहे इस वजह से मैंने दोनों लैंग्वेज में तैयार कर दी है, वो आप देख सकते हैं। अब जो लोग सिर्फ पब्लिकेशन हाउस की किताबों से या किसी के नोट्स से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, वो ईवीएस में अपने 15 नंबर कटवा लेते हैं। ठीक, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली बात क्या है भाई, ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की कि जब आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में देखना चाहिए कि हम लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करें, आपने इतनी मेहनत की, अनसीन पैसेज आपने तैयार किए, इसके अलावा आपने लैंग्वेज पेडागोजी तैयार की, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने किया ये कि एक ही आपके क्वेश्चन पेपर के सेट में लैंग्वेज के 2 सेट आते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो, यहां क्या लिखा हुआ है भाई, यहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। और सेम उसी तरीके से यहां लिखा हुआ है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के लिए चूज किया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक इंग्लिश को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको ढंग से यह देखना है कि आपने लैंग्वेज में किया क्या था। जैसे यहां लिखा हुआ है भाई कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण नोटिस होता है, इसको ध्यान से पढ़े। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपने लैंग्वेज 1 में क्या डाला है, लैंग्वेज 1 में आपने डाल दिया है हिंदी, ठीक, और लैंग्वेज 2 में आपने क्या डाल दिया है, इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपको हिंदी के 91 क्वेश्चन नंबर से 120 तक सॉल्व करने होंगे। कौन से, हिंदी के। और एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें 121 से लेके 150 तक आपको इंग्लिश के सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पार्ट भी आपको ध्यान देने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका किसका था, सीडीपी के था, सेकंड पार्ट आपका इसका गणित का था, थर्ड पार्ट आपका ईवीएस का था, फोर्थ पार्ट अब आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ पार्ट आपका हिंदी होना चाहिए और फिफ्थ आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देकर सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पहले पढ़ गया उसी को सॉल्व कर देंगे और उसके बाद अपने 60 क्वेश्चन जो हैं वो काल की भेंट चढ़ा देते हैं, मतलब गलत करके आ जाते हैं। इंग्लिश की जगह हिंदी कर देते हैं, इंग्लिश की जगह हिंदी कर देते हैं। तो ये गलती करके बच्चे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको बड़े ही ध्यान से देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। अगर हिंदी लैंग्वेज 1 है आपकी तो 91 से 120 तक आपको हिंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 2 है तो 121 से 150 तक इंग्लिश वाले सॉल्व करने हैं। और यह भी देखना है कि कॉम्बिनेशन के बाहर इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या लिखा गया है, उस चीज को बहुत ध्यान से देख के ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अब अंत में क्या पहचान है कि आप सीटेट पास कर पाओगे या क्या ये गलतियां कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये कि सीटेट पास करने के बाद आप क्या चाहते हो कि आप क्या बन जाओ, टीचर बन जाओ। टीचर बनने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और 25 से 35 हजार शुरू में आपको क्या मिल जाएगी, इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। इन हैंड क्यों बोला है, काफी कुछ डिडक्ट भी होता है। ठीक है, ये आपको सैलरी मिल जाएगी। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि आपके 30 दिन की कीमत कितनी हुई, 25 से 35 हजार। अब आप ये देखो कि उस जॉब तक पहुंचने के लिए फिलहाल आपका जो एक दिन है, मतलब जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपने कितना प्रोडक्टिव किया है। प्रोडक्टिव मतलब कि आपकी जेब में, अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया भी था एक वीडियो में, अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो उसको आप बड़े सोच समझ के खर्च करते हो।
और आपके पास 24 घंटे हैं तो बिन सोचे समझे खर्च कर देते हो। जब आपको अपने समय की कीमत नहीं है तो आपको नौकरी क्यों मिलेगी? क्या वजह है कि आपको नौकरी मिल जाए, वो भी 25-35 हजार की, वो भी गवर्नमेंट, जिसमें से आपको कोई निकाल ना सके, जो नौकरी लगने के बाद आपको बढ़िया रिश्ता मिल जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। एक ऐसी नौकरी आप पाना चाहते हो और अपने समय की आपको कोई कीमत नहीं, तो समय आपकी कीमत क्यों पहचानेगा भाई? क्यों आपको नौकरी देगा वो? तो इस वजह से अपनी समय की कीमत को पहचानो बहुत बढ़िया तरीके से, और ये गलतियां आप ना दोहराएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यही इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कम समय में ज्यादा बातें आपको समझ आई होंगी और ये गलतियां आप दोहराना मत बिल्कुल भी। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के काम की बातें मैं अपनी तरफ से बताता रहूं।